इंटरनेट पर लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि हॉलीवुड स्टार विन डीजल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काफी मिलता है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ चेहरे की ही समानता नहीं है। विन डीजल अपनी फिल्मों में गाड़ियों की रफ्तार से तबाही मचाते हैं, तो इधर भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की तबाही के लिए एक नई मशीन को चुना, पीला पंजा यानी कि बुलडोजर। और इसी एक्शन ने उन्हें पूरी दुनिया में नाम दिया बुलडोजर बाबा। आप सबको एक भय मुक्त प्रदेश देने के लिए इन माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। लेकिन एक हॉलीवुड स्टार जो एक्शन सिर्फ स्क्रिप्ट के भरोसे करता है, योगी आदित्यनाथ ने वो एक्शन उत्तर प्रदेश के माफियाओं के अवैध किलों को ढहाकर हकीकत में दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कड़क बुलडोजर बाबा के भगवा चोले के पीछे एक मैथमेटिशियन का दिमाग काम करता है, जो कभी कॉलेज के दिनों में गणित के कठिन समीकरणों को हल करता था। आज रिपोर्ट भारत पर हम समझेंगे द मैथमेटिक्स ऑफ पावर, कि कैसे गणित का एक सीधा साधा छात्र उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिए काल बन गया। उसने कैसे यूपी के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। पाँच जून 1972 को जन्मा एक लड़का अजय सिंह बिष्ट, 7 भाई बहनों में एक आम परिवार, पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे। आमतौर पर जब हम किसी सन्यासी या धार्मिक लीडर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज आती है जिसने बचपन से ही सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़े हों। लेकिन अजय बिष्ट अलग थे। उन्होंने ऋषिकेश से पढ़ाई की और कोटद्वार के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की। जो लोग गणित को समझते हैं उन्हें पता है कि ये सब्जेक्ट भावनाओं यानी कि इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉजिक और नियमों पर चलता है। गणित में या तो जवाब सही होता है या गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अजय बिष्ट का ये लॉजिकल माइंडसेट ही आगे चलकर उनकी राजनीति की सबसे बड़ी यूएसपी बनने वाला था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस लॉजिशियन को एक सन्यासी बना दिया। 90 का दशक, राम मंदिर आंदोलन और महंत अवैधनाथ से मुलाकात। मात्र 22 साल की उम्र में जब देश का आम युवा अपने करियर का पहला स्टेप ले रहा होता है, अजय बिष्ट ने अपना घर छोड़ा, अपना सर मुंडवाया और कानों में कुंडल पहने और बन गए योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव था? तो इसका जवाब है हाँ, और वो अनुभव किसी आईएएस की ट्रेनिंग से कम नहीं था। गोरखनाथ मठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नेक्सस है जो दर्जनों स्कूल, डिग्री कॉलेज, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल और सैकड़ों एकड़ की जमीनों को मैनेज करता है। और मात्र 22 साल की उम्र में योगी जी को इस पूरे एम्पायर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। सोचिए, जिस उम्र में लोग खुद को संभाल नहीं पाते, उस उम्र में योगी आदित्यनाथ रोज सुबह जनता दरबार लगाकर हजारों लोगों की ऑन ग्राउंड समस्याओं को सुलझा रहे थे, बजट एलोकेशन देख रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहे थे। और यही वो जगह थी जहां उन्होंने सीखा कि पब्लिक को मैनेज कैसे किया जाता है। ईयर 1998 में वो मात्र 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसद बनते हैं। लेकिन पूर्वी यूपी की राजनीति उस वक्त विकास पर नहीं बल्कि कट्टे, कारतूस और बाहुबलियों की रसूख पर चलती थी। वहां योगी आदित्यनाथ का सीधा टकराव तत्कालीन सरकारों और माफियाओं से हुआ। और फिर आता है साल 2006। गोरखपुर में तनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं और संसद पहुंचते हैं तो देश एक ऐसा नजारा देखता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हमेशा कड़क बोलने वाला, तीखे तेवर दिखाने वाला ये सन्यासी संसद में लोकसभा अध्यक्ष के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। उन्होंने कहा था कि क्या मुझे सदन का सदस्य रहने का अधिकार है या नहीं? मुझे राजनीतिक साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। बोले डोंट बी टेल मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने योगी आदित्यनाथ के भीतर के अग्रेशन को एक नई दिशा दी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर व्यवस्था से लड़ना है तो संगठन को और मजबूत करना होगा। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई और देखते ही देखते पूर्वांचल में एक ऐसा अभेद गढ़ तैयार कर लिया जिसे कोई भी राजनीतिक दल हिला नहीं पाया।
अब बात करते हैं साल 2017 के बाद की, जिसे आज पूरी दुनिया योगी मॉडल कहती है। मुख्यमंत्री बनते उन्होंने जो पहला काम किया वो था क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस। लेकिन उन्होंने अपराधियों को सिर्फ जेल नहीं भेजा, उन्होंने एक नई थ्योरी इजाद की, वो थी बुलडोजर इकोनॉमिक्स। माफियाओं ने जो करोड़ों अरबों की अवैध संपत्तियां सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाई थी, उन्हें मलबे में मिला दिया गया। रसूखदार अपराधी जो कभी जेल से सरकारें चलाते थे, वो गले में तख्तियां लटकाकर सरेंडर करने लगे। और लॉजिक क्या था कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उस राज्य में पैसा नहीं लगाता जहां कानून व्यवस्था खराब। तो योगी जी ने गणित के छात्र की तरह कैलकुलेशन किया कि पहले क्राइम खत्म करो, इन्वेस्टर अपने आप आएंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जिस यूपी को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। एक्सप्रेसवे का जाल और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये सब उसी बड़े कैलकुलेशन का हिस्सा थे। साल 2020 में जब कोरोना काल में उनके पिता का निधन हुआ, तो उन्होंने यूपी की जनता के लिए अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में न जाने का फैसला किया। चुनाव हल्फनामे के अनुसार आज भी उनकी कुल संपत्ति मात्र 1.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें कोई आलीशान बंगला या गाड़ी नहीं है। तो आखिर योगी आदित्यनाथ का ये पूरा सफर हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जब एक सन्यासी का अनुशासन, एक गणितज्ञ का लॉजिक और एक सख्त प्रशासक के फैसले एक साथ मिलते हैं, तो वो किसी भी ढीली व्यवस्था को बदल कर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि अपराधियों के खिलाफ ये बुलडोजर आदेश और सख्त मॉडल भारत के अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।